डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपसा की। आपसा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, राइट, जो 1963 में तैयार हो गया था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, ये एक्सटेंड हुआ है अभी। और ये हमारे जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी और जीएस पेपर 2 फेडरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे प्रीलिम्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल आए हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट अभी हम करंट अफेयर्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे डिटेल में, फुल एनालिसिस के साथ। तो चलिए समझते हैं कि आप स्पा क्या है। ठीक है, आप स्पा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। देखो, आपसा क्या है? यह एक केंद्रीय कानून है, ठीक है, सेंट्रल कानून है ये, जिसका उद्देश्य है कि कुछ इलाकों को डिस्टर्ब एरिया, कुछ इलाकों में कुछ जो डिस्टर्ब एरिया है उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहां सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार दिए जाएं, ताकि वे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बहाल कर सके। ठीक है, ये जो एक्ट है ये 11 सितंबर 1958 यानी कि 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था, और तब से समय समय पर इसमें संशोधन और आवेदन हुए हैं, राइट। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, चलिए जानते हैं। व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्ट? तो आपसा जो है एएफ स्पा जो है, उसका मूल संदर्भ 1950 1960 के वह दौर से है जब उत्तर पूर्व, खास करके नागा इलाकों में विद्रोह और आंदोलन और कानून व्यवस्था समस्याएं तेज हो गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र ने विशेष शक्तियां देने के लिए यह कानून बनाया। बाद में इसी तरह का एक अलग एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए भी रखा गया, आर्म फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990। इसके कुछ मुख्य प्रावधान भी हैं और कायदा क्या कहता है इसे भी समझते हैं। देखो, अगर हम सेक्शन 3 को देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया घोषित होता है सेक्शन 3 में। राज्य का गवर्नर, यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर या केंद्र सरकार यदि किसी हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट समझे तो आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए उस हिस्से को डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया घोषित कर सकती है। इसके साथ ही सेक्शन 4 में इसमें आर्म फोर्स को विशेष शक्तियां दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, अधिकारी जेसीओ एनसीओ के स्तर पर यदि आवश्यक समझे तो चेतावनी देने के बाद फायर या बल का प्रयोग कर सकते हैं। घटना में मृत्यु तक भी हो जाती है, लेकिन ये सारी चीजें इसमें सामान्य है। दुर्गम ठिकानों, आर्म्स डंप को नष्ट कर सकते हैं, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना वारंट तलाशी और जब्ती भी कर सकते हैं। सेक्शन 5 में इसमें लिखा है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन के हवाले करना होगा और परिस्थितियां बताई जानी चाहिए। इस एक्ट के सेक्शन 6 में लिखा है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन में एएफ स्पा के तहत कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ किसी भी मुकदमे दावे के लिए पहले केंद्र सरकार की सहमति जरूरी है, यानी बिना केंद्रीय मंजूरी अभियोजन नहीं होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं कि जो एएफ स्पा है लागू करने का इसका क्या तर्क है, यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों काम करता है और क्यों ये माना जाता है। तुरंत निर्णायक कार्रवाई ये करता है, इसलिए जब स्थानीय पुलिस या प्रशासन आतंकी मिलिशिया गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाता तो सेना को सार्थक औजार और कानूनी कवच चाहिए ताकि वह तेज और निर्णायक कार्रवाई कर सके, इसलिए आपसा माना जाता है। सीमा पार खतरे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये काम करता है और इसे माना जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर जैसे सीमांत इलाकों सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है। सुरक्षा बलों का कहना है कि एएफ स्पा से वे सीमा संबंधी खतरे और असैनिक सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इस वजह से सरकारी नोटिफिकेशन के तहत आसपा लागू करने का यहाँ तर्क, यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट से इसके तर्क दिए जाते हैं।
इसकी कुछ एएफ एएफ स्पा की कुछ आलोचनाएं और कुछ मानव अधिकार चिंताएं भी हैं। चलिए उसे भी हम देखते हैं, क्योंकि इस पर लगातार गंभीर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आलोचना रही है। पहली आलोचना होती है कानून के तहत किसी कानूनी असुरक्षा, यानी कि इम्प्यूनिटी अर्थात इसके सेक्शन 6 के कारण सुरक्षा बलों के विरुद्ध अभियोजन संज्ञा सेक्शन मांगने पर कई मामलों में मंजूरी दी गई या प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। इससे आरोपियों के खिलाफ कारागार जांच कठिन रही। एमनेस्टी, HRW और अन्य इसी असुविधा का जाती है। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी हैं इस पे, क्योंकि गैर कानूनी हत्याएं यानी कि जो फेक इनकाउंटर्स होते हैं, डिसअपियरेंस, यौन हिंसा और अनुचित तलाशी गिरफ्तारी के कई मामले रिपोर्ट हुए हैं और इन्हीं मामलों पर मानवाधिकार संगठन NHRC तथा UN के कुछ रिपोर्ट ने चिंता जताई है। इसके साथ ही स्थानीय जनभावना और लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर भी पड़ा है। AF स्पा के लंबे लागू रहने की वजह से स्थानीय लोग डर, असंतोष और बेईमानी की भावना महसूस करते हैं। इनके चलते सामाजिक असंतोष और विरोध आंदोलन जन्म लेते हैं। उदाहरण के रूप पर अगर मैं आपको बताऊं तो मणिपुर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रमुख फैसले भी कुछ आए हैं। न्यायालयों ने कुछ कहा है और न्यायालयों ने अपने फैसले के तहत इसमें कुछ निर्देश दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या। 1997 नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने AF स्पा के संवैधानिक मूल्यता बनाए रखी, पर साथ ही डू और डोंट्स तथा कुछ सख्त निर्देश दिए गए कि फोर्स का उपयोग कैसे होना चाहिए, यानी अधिनियम का दुरुपयोग रोका जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिक्लेरेशन आदि की समीक्षा और सावधानी जरूरी है। निर्णय ने कानूनी नक्शे तय किए, पर कदाचित पूर्ण रोक नहीं लगाई। इसी तरीके से अगर हम दूसरी देखें केस को, 2016-17 के केस को अगर हम देखें तो मणिपुर से जुड़ित कथित फेक इनकाउंटर हत्याओं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जांच, अनुसंधान और पारदर्शिता की मांग की। अदालत ने कहा चाहे व्यक्ति मिलिटेंट ही क्यों ना हो, मृत्यु की घटना की स्वतंत्र और प्रभावी जांच होनी चाहिए। यह फैसला AF स्पा के तहत इम्प्यूनिटी पर एक महत्वपूर्ण चुनौती माना गया। ऐसे समझो कि अदालतों ने तो AF स्पा की संवैधानिकताओं को चुनौती देने वाले के कुछ तर्क खारिज कर दिए, पर साथ ही सुरक्षा बलों के उपयोग पर कड़े नियम और जवाबदेही के निर्देश दिए। इसके लिए कुछ कमेटियां भी बनी, स्पेशल कमेटी जिसे हम कहते हैं विशेषज्ञ समिति, या इसकी सरकारी समीक्षा भी हुई। जीवन रेड्डी कमेटी के बारे में हम जानते हैं। जीवन रेड्डी कमेटी 2004-2005 के तहत बनी थी। 2004-2005 में न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति रिव्यू कमेटी बनी, जिसमें AF स्पा को समीक्षा करके रद्द करने की अनुशंसा की, पर सरकार ने रिपोर्ट को तुरंत लागू नहीं किया। समिति ने कहा कि AF स्पा के कुछ आवश्यक प्रावधानों को UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में शामिल किया जा सकता है और जवाबदेही के यंत्र बनाए जाएं। इसके साथ ही कुछ वास्तविक चुनौती, झड़प, सुरक्षा बनाम अधिकार, कुछ बहस के बिंदु भी हमारे पास बनते हैं। चलिए इसे देखते हैं। ये बताए गए हैं क्योंकि इसमें कुछ वास्तविक चुनौती, झड़प, सुरक्षा बनाम अधिकार के कुछ बहस के मुख्य बिंदु भी थे, जिसमें सरकारी तर्क ये मिला कि सुरक्षा लाभ, सुरक्षा सीमा और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। बिना AF स्पा के सैनिक और अधिकारी कानूनी असुरक्षा के भय से कार्रवाई करने में हिचक कर सकते हैं। आलोचक तर्क भी दिए गए हैं। आलोचक तर्क के अनुसार अधिकारों की गारंटी यानी कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, न्याय का अधिकार और मानव अधिकार का उल्लंघन, ऐसा कानून लोकतंत्र में अनिश्चित काल तक नहीं रखना चाहिए। पारदर्शी जांच प्रक्रिया व स्वतंत्रता जरूरी है। इसके कुछ हालिया घटने अगर हम देखें या वर्तमान दायरा देखें तो AF स्पा आज भी भारत के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में समय समय पर लागू रहती है। केंद्र, राज्य,
हर 6 महीने पर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया नोटिफिकेशन की समीक्षा और उसका विस्तार या समाप्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही हाल में ही अभी खबर आई है कि केंद्र ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में एएफ स्पा का विस्तारण किया है, यानी कि बढ़ाया है। और यह दिखता है कि केंद्र अभी भी सुरक्षा स्थिति के आधार पर इसे लागू रखने पर सक्षम है। लेकिन इसके पॉलिसी ऑप्शन क्या है, क्या किया जा सकता है अगर हम अपने यूपीएससी के स्टाइल में इसको समझें, यानी कि अपने यूपीएससी के स्टाइल में कंक्लूजन लिखने की सोचे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो हम ये लिख सकते हैं कि रिपील या संशोधित करना चाहिए। पहला, वो भी किसके बेस पे? वो आपके कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, राइट। जब भी हम अपने यूपीएससी के कंक्लूजन लिखेंगे तो उसमें हम अपनी डायरेक्ट राय पुट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी राय है वो किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास प्रूफ है, डेटा है, उसके साथ अलाइन करके हम बताएं, ठीक है। तो वो जो सजेशन है वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा एज कंपेयर कि हम सीधे सीधे केवल अपने दिए थे। तो अगर हम कहते हैं कि रद्द करना या रिपील या संशोधित करना चाहिए एएफ स्पा को, तो इसमें हम मदद लेंगे जीवन रेड्डी समिति की। जीवन रेड्डी समिति ने रिपील की सिफारिश की थी। अगर रिपील हो तो ऐसे प्रावधान यूएपीए जैसे कानून में सीमित, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ डाले जा सकते हैं। इसके साथ ही सैंक्शन यानी कि प्रक्रिया पारदर्शी बनाना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 के तहत केंद्र द्वारा प्रोसिक्यूशन के लिए दी जाने वाली सहमति की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना चाहिए ताकि इम्प्यूनिटी खत्म हो जाए, राइट। ये एमनेस्टी ग्रुप या HRW जो है, इनकी सिफारिशें हैं। इसके साथ ही स्थानीय शासन का सशक्तिकरण होना चाहिए। सीमा जिले इलाकों में प्रशासनिक सुधार, सैनिक पुलिस बैलेंस और लोक भरोसा यानी कि कम्युनिटी पॉलिसिंग, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही जांच तंत्र और स्वतंत्र निरीक्षण होनी चाहिए। हर इनकाउंटर, हर डेथ की स्वतंत्रता से त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। यहाँ पर मैंने आपको 4 निष्कर्ष बताए हैं, 4 ऑप्शन या सजेशन बताए हैं पर्टिकुलर एएफ स्पा के। इसे मैंने हर पॉइंट्स को मैंने जो कमेटी या सुप्रीम कोर्ट या किसी एनजीओ के तहत जो रिकमेंडेशन दिया गया था उससे जोड़कर ही बताए हैं। अगर आप इस तरीके से अपने आंसर में भी इसको लिखेंगे तो ये काफ़ी एक ऑथेंटिक सजेशन माना जाएगा। अगर आप इसे केवल वर्बली अपने लैंग्वेज में लिखते तो, ठीक है। तो कोशिश करिए जब आप अपने सजेशन लिखते हैं तो उसे किसी केस या किसी निर्देश या किसी एनजीओ के जो सजेशन दिए गए उससे अलाइन करके लिखें। चलिए, यूपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम जान सकते हैं, जैसे कि इसके डेफिनेशन और ईयर को हमेशा याद रखिए। एएफ स्पा 1958, इसकी विशेष शक्तियां क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया कौन सा है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग एएफ स्पा जो 1990 में बना उसके बारे में जानिए, क्योंकि यूपीएससी इससे प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहती है। कुछ इसके की प्रोविजन याद रखिए, जैसे इसका सेक्शन 3 जो डिक्लेरेशन का पार्ट है, सेक्शन 4 इसके पावर, फायर, अरेस्ट और सर्च का पार्ट है, सेक्शन 5 इसके हैंड ओवर टू पुलिस का पार्ट है, और सेक्शन 6 में इसके पूरे सेक्शन को मेंशन किया गया है। इसके साथ ही आर्ग्यूमेंट और इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स को याद रखिए, जैसे कि सुरक्षा बनाम मानव अधिकार या इम्प्यूनिटी। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को याद रखिएगा, कुछ कमिटी के नाम याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जैसे एनपी एमएचआर, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में इसके संवैधानिक दिशा निर्देश बताए थे। इसके साथ ही EEBFAM जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया 2016-17 का केस, जिसमें मृत्यु इनकाउंटर मामलों की अच्छे से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन रेड्डी कमेटी के जो रिकमेंडेशन है, जो रिपील की सिफारिश 2005 में की गई थी, उस पर भी ध्यान रखिएगा। AFSPA एक ऐसा कानून है जो सुरक्षा चुनौतियों के दौर में तत्कालिक ताकत और कानूनी सुरक्षात्मक कवच भी देता है, पर इसकी लंबी अवधि की तैनाती और सेक्शन 6 जैसे व्यवस्था जनता आधारित लोकतंत्र में जवाबदेही और मानवाधिकारों के लिए समस्या बन जाती है। न्यायपालों और विशेषज्ञ समितियों ने जवाबदेही, पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग की है। नीति निर्माताओं के लिए असली चुनौती यह है कि यह सीमांतिक सुरक्षा यानी कि जो हमारे बॉर्डर्स सिक्योरिटी है उनकी सुरक्षा
और नागरिक मूल्य यानी जो हमारे राइट्स है इसके बीच संवेदनशील संतुलन यानी कि सेंसिटिव बैलेंस को बनाए रखे या खोजे। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए प्रीवियस ईयर के, इससे रिलेटेड मेंस के भी काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं, उसे अटेम्प्ट करिए और फ्री इवेल्युएशन के लिए आप हमारे मेल आईडी पर इसे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।